हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय समर क्लासेज। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय किन बिंदुओं अथवा सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है और हो सकता है तो 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब देखेंगे पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वो बहुत सोच और चिंतन रखने वाले विद्वानों द्वारा ही करवाना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में सभी शैक्षिक कार्य, जितने भी शिक्षा के लेवल के जो कार्य होते हैं वो पाठ्यक्रम पर ही आधारित होता है। यानी कि पाठ्यक्रम योजना जो होती है उसी पर आधारित होता है। पाठ्यक्रम का जो पहला है, पाठ्यक्रम शिक्षण उद्देश्यों के अनुकूल हो। यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा हो, यानी कि पढ़ाने की योजना ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षक शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त में सहायक हो। यानी कि जो हमें लक्ष्य देखते हैं, जो हम सपना देखते हैं, उसको प्राप्त करने में सहायक हो। छात्रों में सृजनात्मक का विकास हो, यानी कि वो खुद कुछ करने का जो अंदर क्षमता होती है, विकास होती है, उस विकास को उत्पन्न होता है, वो वही उसका उद्देश्य होता है, पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्य। अब देखेंगे दूसरा है मानसिक स्त्रानुकूल। इसमें क्या होता है कि इस शिक्षण प्रक्रिया में बालक के रुचि अधिगम, यानी कि जिसमें अधिक रुचि हो छात्र को, वैसे ही टॉपिक को चुना जाता है। जैसे अगर आप सब्जेक्ट ही देख लो, कभी कभी हम क्या करते हैं कि आपको रुचि के अनुसार चूज करना होता है कि जैसे साइंस में भी 3-4 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस टाइप से। तो आप उसके बुद्धि का भी विकास को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया जाता है। और देखेंगे क्रियाशीलता। पाठ्यक्रम का आयोजन इस प्रकार से किया जाता है जिसमें छात्र को स्वयं कार्य करने के अवसर प्राप्त हो। जैसे कि अगर मैंने अभी आपको बताया कि प्रैक्टिकल, यानी कि साइंस में जितने भी होते हैं, बायो हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो सब में प्रैक्टिकल करने का होता है। तो उसी तरीके से बच्चे जो है हमेशा सक्रिय रहना चाहते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं। वो खुद कुछ करके, कुछ करने और कुछ करके सीखना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रियाशीलता। 4 नंबर है वातावरण के साथ एकीकरण। ये सब जो है पाठ्यक्रम का निर्माण का बिंदु है। उसके बाद हम सिद्धांतों की बात करेंगे। देखेंगे शिक्षक जो है बालक को जीवन के साथ साथ सामंजस्य करना सिखाते हैं। यानी कि जीवन तो अगर वो पढ़ते हैं तो सोचते हैं नॉर्मल ज़िंदगी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीच बीच में कठिनाइयाँ आती है, असमंजस आता है, जिसको हमें सीखना पड़ता है। अतः जीवन से संबंधित घटनाओं को शामिल करके, ताकि वह अपने सामाजिक वातावरण के साथ तालमेल स्थापित कर सके। वो ऐसा कुछ क्रिएट कर देते हैं जिससे उनको सोचने की, समझने की, जिम्मेवारियों की भी थोड़ा बहुत तालमेल, मतलब जानना होता है, और वो सीख पाते हैं। तो वो हो गया हमारा जीवन के साथ साथ सामंजस्य करना भी सिखाते हैं। अब से यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है सिद्धांत। ठीक है, देखेंगे 5 नंबर उपयोगिता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि भाषा के अध्ययन करने से ही बालक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपना निर्णय ले पाते हैं। यानी कि जो भाषा ही ऐसी चीज़ है, भाषा ही है जिसे हम पढ़कर अपने और दूसरों के बारे में अच्छा बुरा जान सकते हैं, अपना अच्छा कर सकते हैं, समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं। इसलिए भाषा के पाठ्यक्रम में एक ऐसी प्रकरणों का स्थान देना चाहिए, एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसमें बालक को भवी जीवन, यानी कि अनुभवी जीवन के लिए तैयार किया जाए, और समाज का जो उपयोगी सदस्य बन सके, यानी कि समाज में रहने के लायक जो सदस्य होते हैं वो अच्छा एक सदस्य बन सके। उसके बाद आता है हमारा 6 नंबर। इसमें क्या होता है समन्वय। इसमें क्या होता है कि ज्ञान स्वयं ही पूर्ण इकाई है। यानी कि जो हमारा ज्ञान है, हमारे अंदर अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम पूर्ण व्यक्ति नहीं होंगे। उसी तरीके से पूर्ण इकाई नहीं है। विभिन्न भाषाएं और ज्ञान की उप इकाई माना जाता है। अब लिखा गया उप होगा, यानी कि कई तरीके के विषय होते हैं, कई तरीके का भाषा होता है, वो सब मिलाकर उप इकाई हो गया। ठीक है, अब देखेंगे दोनों को आपस में संबंध जब होता है तो भाषा एक कुशल है। भाषा एक कुशल है, और जिसमें हम बच्चे में सुनने का, बोलने का, पढ़ने लिखने का कौशल को विकसित करते हैं। ठीक है, विकसित करने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि इन सभी विकसित करने के लिए जो जो चीज़ों का जो हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में जो शिक्षण सामग्री लगता है, जो पढ़ने के लिए जो सामग्री ली जाती है, वो विभिन्न भाषाओं से, विभिन्न विषयों से संबंधित होनी चाहिए। यानी कि अगर हम कोई चीज़ सिखाते हैं तो वो हर एक चीज़ से कनेक्ट होगा, जब भी उसका कोई फ़ायदा है। तो उसी तरीके से अगर बोलना, सुनना, पढ़ना हर एक जगह उपयोगी है, हर एक क्षेत्र में उपयोगी है, तो वो जो है उससे संबंधित हमारा सामान्य
सिद्धांत हो सकता है। जैसे कि हम देखेंगे किसी महान वैज्ञानिक के पाठ द्वारा हिंदी व विज्ञान में समन्वय स्थापित किया जाता है। जब हिंदी में भी कभी कभी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि हिंदी में हम कहेंगे कि प्राकृतिक पर लेख लिखे, तो ये हिंदी है लेकिन विज्ञान से में भी समावेश है, यानी कि दोनों में मिला हुआ है, तो उसे हम समन्वय कहेंगे। अब देखिए 7 नंबर हमारा आता है निरंतरता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि पाठ्यक्रम जो निर्मित करते समय यह ध्यान रखना भी जरूरी होता है कि परिचित यानी कि जानकारी ठोस हो। अगर हम कोई चीज़ की अगर योजना बनाते हैं तो उसके बारे में हमें ठोस जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। और सहायक के लिए भी अपरिचित चीज़ों के जानने के लिए भी निरंतर बनी रहनी चाहिए, यानी कि जो चीज़ अगर हम नहीं जानते हैं उस चीज़ को भी जानने के लिए हमें निरंतरता बनाई रखनी होती है, यानी कि हमेशा हम जागरूक रहेंगे और उस चीज़ को जानने के लिए निरंतर रहेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा लचीलापन का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि पाठ्यक्रम जो है वो समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने की सुविधा होनी जरूरी है। जो पाठ्यक्रम है यानी जैसे कि पढ़ाई लिखाई है, भाषा है, तो समय के साथ सब में बदलाव आता है, तो इसलिए लचीलापन होना जरूरी है, क्योंकि समाज भी एक दिन और एक वर्ष इकट्ठा नहीं रहता, कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। इसलिए परिस्थिति के अनुकूल जो है वो सिद्धांत को भी रहना चाहिए और उसमें बदलते हुए समाज के जितने भी नियम कायदे हैं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अब देखेंगे 9 नंबर इकाइयों का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि पाठ्यक्रम यानी कि योजना की जो छोटी छोटी इकाई होती है, यानी कि विभाजन होते हैं, छोटे छोटे वाक्य होते हैं, छोटे छोटे शब्द होते हैं, तो जैसे कि प्रत्येक इकाइयों का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, वो स्पष्ट होनी चाहिए। यानी कि अगर हम छोटा छोटा लाइन बनाते हैं, छोटे छोटे शब्द होते हैं, तो उसका अर्थ होता है तो वो स्पष्ट दिखना चाहिए, ठीक है। अब आता है हमारा 10 नंबर, ये है निर्देश एवं सूचना, ठीक है। पाठ्यक्रम में अध्यापक के लिए आवश्यक और निर्देश एवं सूचनाओं को प्रत्येक पाठ में सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य, पौराणिक ऐतिहासिक संदर्भों की व्याख्या, 2 उचित शिक्षण साधन, विशेष सामग्री से संबंधित सहायक क्रिया, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आने वाली समस्या एवं उनका समाधान। यानी कि कह रहे हैं कि निर्देश और सूचना दोनों को ध्यान में रखते हुए और आगे और पीछे यानी कि पौराणिक भी, ऐतिहासिक भी और जो चल रहा है संदर्भ में, वो सब को ध्यान में रखते हुए कोई चीज़ का निर्णय लेना है, यानी कि कोई समस्या का जो है वो समाधान करना है। दोनों को ध्यान में रखते हुए, तीनों को, पहले का, बीच का और आगे का, दोनों को ध्यान में रखते हुए समस्या और समाधान करना है। उपयुक्त सिद्धांतों का ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसे हाथों में सौंपा जाता है जिसे मूलभूत सिद्धांतों के बारे में पता हो। अब देखेंगे कि क्योंकि पाठ्यक्रम जो है वो निर्माण करते समय किसी एक व्यक्ति का कार्य तो है नहीं, क्योंकि इसके लिए विशेषज्ञों का सीमित बनाई जाती है, यानी कि जो इसके बारे में बहुत जानते हैं, वैज्ञानिक हैं, उसको एक मीटिंग बुलाई जाती है और जो शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों को भी बुलाया जाता है। जो इस चीज़ पर कार्य कर रहे हैं, पाठ्य योजना बना रहे हैं, उन शिक्षकों को भी बुलाया जाता है। उसके बाद जो विचार होता है, जो विमर्श होता है, जो डिस्कस करके जो डिसीजन निकलता है, वो जो है शिक्षा बदलते और उद्देश्यों के अनुरूप समय समय पर पाठ्यक्रम का मूल्यांकन होना जरूरी है, यानी कि समय समय पर उस चीज़ को परीक्षा लेना जरूरी है। और जब बदलाव करने की जरूरत पड़े, यानी कि मूल्यांकन एवं समीक्षा होना भी जरूरी है, यानी कि जब बदलाव करना चाहिए, बदलाव करना पड़े तो उसमें थोड़ा परिवर्तन भी जरूरी है। उम्मीद करती हूँ कि इस टॉपिक को मैंने पाठ्यक्रम निर्माण अथवा बिंदुओं को और सिद्धांतों को स्पष्ट से समझाया। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।